तो ये हमारा सेकंड चैप्टर रहेगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से आपके एग्जाम में कितने प्रश्न बने हुए हैं उन सभी को यहाँ पे हम कवर करेंगे। जैसे मौलिक अधिकार की शुरुआती में जो स्रोत है वो स्रोत कहाँ से लिया गया है, तो फंडामेंटल राइट को अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है। फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया है। मौलिक अधिकार को एक उपाधि मिली हुई है जिसको हम कहते हैं कि मैग्ना कार्टा। आपसे प्रश्न पूछेगा कि मैग्ना कार्टा किस भाग को कहते हैं, तो भाग 3 किसको कहते हैं, तो किसको कहते हैं, तो मौलिक अधिकार को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। आर्टिकल 15 से 35 के अंतर्गत मौलिक अधिकार का वर्णन आपको मिलेगा। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या घटा करके 6 कर दी गई है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि आखिर 7 से 6 किया गया, क्यों किया गया? कोई तो रीज़न रहा होगा, कोई तो संशोधन रहा होगा। तो कौन सा संशोधन था? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार यानी कि 7वें मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। तो उस समय कौन थे पार्टी में, किसकी सरकार थी? जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई की सरकार थी। उसी समय इसको हटा करके संपत्ति के अधिकार को हटा करके भाग 12, तो वही चीज़ आगे लिखा हुआ है कि संपत्ति का अधिकार को अनुच्छेद, इसके पहले यह अनुच्छेद 31 में था, लेकिन वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को भाग 12 में अनुच्छेद 300 का में से हटा करके फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी विधिक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। यह संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, जिस समय जनता पार्टी सत्ता में थी तथा उस समय मोरारजी देसाई का शासन था। उसी समय यह घटना घटित हुई कि मौलिक अधिकारों की संख्या हमारी 7 से 6 कर दी गई। 7 से 6 कर दी गई। किसको हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। कहाँ पे रखा गया? विधिक कानूनी अधिकार में रखा गया। किस भाग में रखा गया? भाग 3 से उठा करके उसको भाग 12 में रख दिया गया। किस अनुच्छेद में रखा गया? तो भाग अनुच्छेद 31 से हटा करके उसको अनुच्छेद 300 क में रखा गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया। यह संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। उस समय पार्टी किसकी थी? जनता पार्टी थी। उस समय सरकार किसकी शासन थी? तो मोरारजी देसाई का शासनकाल था। इतने पॉइंट्स आपको यहाँ से याद रखना है। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। तो आखिर में वो मूल अधिकार है कौन से, उसको देखिएगा। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या टोटल 6 है, जिसमें पहला है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार आर्टिकल 29 से 30, बीच में देखिएगा 31 स्किप हुआ है, अर्थात संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32। तो इस तरीके से ये अधिकार हैं। अभी आपने देखा कि हमने पढ़ा कि मौलिक अधिकारों की संख्या स्टार्ट होती है 12 से लेकर के 35 पे ख़त्म होती है, लेकिन ये तो स्टार्ट है 14 से लेकर के 32 तक। तो क्या 12-13 मौलिक अधिकार नहीं है? क्या 33, 34, 35 मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये सभी भी मौलिक अधिकार हैं। जो 12 है ये भी मौलिक अधिकार है। कोई अगर आपसे पूछे कि 14 से, तुम कह रहे हो कि 14 से 32 के बीच में हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है, जिसमें से हम पढ़ते आए हैं कि 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों की संख्या है। तो कोई ये भी तो पूछ सकता है कि मौलिक अधिकारों की संख्या 12 से 35 है और पढ़ रहे हो 14 से 32 के बीच में, तो क्या 12-13 मौलिक अधिकार नहीं है, 33, 34, 35 मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपका जवाब होगा कि हाँ, ये भी मौलिक अधिकार हैं। ये भी मौलिक अधिकार हैं, लेकिन इनमें कुछ अलग से परिवर्तन किए गए हैं। इनमें जो है कुछ और चीज़ें जोड़ी गई हैं। इस वजह से इनको हम मूल अधिकार में जो आपका न्यायालय के प्रति संरक्षण प्राप्त है, तो उससे थोड़ा ये हट गया है। लेकिन ये भी क्या है? ये भी फंडामेंटल राइट के अंतर्गत ही आते हैं। तो आर्टिकल में कुछ विशेषताएं हैं, जैसे मूल अधिकार की विशेषता देखिएगा। ऊपर से एक प्रश्न और बनने लायक है।
पूछ सकता है कि आखिर संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके विधिक कानूनी अधिकार बना दिया गया, भाग 3 से निकाल करके भाग 12 में ले जाया गया, अनुच्छेद 31 से हटा करके अनुच्छेद 300 क में लेके जाके रखा गया, तो इन दोनों में अंतर क्या है? फंडामेंटल राइट से हम ले गए उसमें, तो इन दोनों में अंतर क्या है? तो जब यह संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार में था, तब इसको न्यायालय से संरक्षण प्राप्त था, तब यह वाद योग्य था। जब यह फंडामेंटल राइट में था तब यह न्यायपालिका इसको संरक्षण देती, इसको यह जो है न्यायालय में वाद योग्य था। लेकिन अब इसको हटा दिया गया है, ले जाकर के भाग 12 में रख दिया गया है। अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, तो इसको क्या है, न्यायपालिका से संरक्षण प्राप्त नहीं है, इसको यह वाद योग्य अब नहीं रह गया है। तो यही दोनों में अंतर है, यही इसका मेन रीज़न है। तो ये आपको याद रखना है पॉइंट्स। आगे है मौलिक अधिकार की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे मौलिक अधिकार की प्रकृति कैसी है? तो इसकी प्रकृति ज़्यादातर नकारात्मक है। कैसी प्रकृति है? ज़्यादातर इसकी प्रकृति निगेटिव है, नकारात्मक है। लेकिन अगर संपूर्ण रूप से पूछा जाए कि मौलिक अधिकार की प्रवृत्ति कैसी है, प्रकृति कैसी है, तो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही है। ये नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही है। लेकिन मान लीजिए आपसे एग्जाम में प्रश्न ऐसे पूछे कि मौलिक अधिकार की प्रकृति है, ऑप्शन दे दिया निगेटिव, ऑप्शन दे दिया पॉजिटिव, दूसरा ऑप्शन है इनमें से ए एंड बी दोनों, इनमें से नॉन ऑफ दिस, तो हमारा आंसर होगा ए और बी दोनों। फिर यही प्रश्न अगर आपसे इस तरह पूछे कि मौलिक अधिकार की प्रकृति है निगेटिव, पॉजिटिव, नन ऑफ दीज, या फिर चौथा ऑप्शन कुछ और डाल दे, दोनों ऑप्शन न दे, तो हम कहेंगे कि मौलिक अधिकार की प्रवृत्ति जो है, प्रकृति, वो निगेटिव है, क्योंकि ज़्यादातर निगेटिव है। वैसे तो पॉजिटिव भी है, जैसे अगर आप आर्टिकल 21 देखिए, 21 का देखिए, 21 देखिए, तो ये सभी तो पॉजिटिव है। जीने खाने का और हमें शिक्षा पाने का, बच्चों को शिक्षा पाने का, ये सभी अधिकार जो है ये तो पॉजिटिव है। यहीं पर अगर आप देखेंगे तो कुछ निगेटिव भी हैं, तो हम इसीलिए कहते हैं मैक्सिमम जो आर्टिकल्स हैं वो निगेटिव है, निगेटिव में चले जाते हैं, उनका हम गलत उपयोग कर देते हैं। तो इसीलिए ये निगेटिव, ज़्यादातर निगेटिव है, लेकिन संपूर्ण रूप से नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है। तो कैसे प्रश्न पूछेगा आपको दोनों ध्यान से देखना है। मूल अधिकार की विशेषता में एक और टॉपिक आता है कि यह अस्थायी है या फिर स्थायी है। तो जो मूल अधिकार होता है वो अस्थायी होता है। मूल अधिकार अस्थायी है, संविधान संशोधन द्वारा इसको घटाया या बढ़ाया जा सकता है, जैसी कंडीशन होती है उसके अनुसार इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे हमने अभी देखा कि हमें संपत्ति के अधिकार को हटाना था, हमने उसको हटा करके दूसरे आर्टिकल या दूसरे भाग में उसको डाल दिया, तो यह क्या है, अस्थायी है। अगर स्थायी होता तो आप संपत्ति के अधिकार को नहीं हटा सकते थे। तो इसी वजह से फंडामेंटल राइट क्या है, अस्थायी है। अनुच्छेद 358 के तहत राष्ट्रपति मूल अधिकार को निलंबित कर सकता है। देखिएगा यहाँ से यही प्रश्न पूछता है कि 328 अनुच्छेद के तहत हमारे मौलिक अधिकार हमसे छीन लिए जाते हैं। जब हमारे मौलिक अधिकार या फिर राष्ट्रपति शासन लगता है तो मौलिक अधिकार कौन लेता है और कौन से आर्टिकल को छोड़ दिया जाता है? तो मूल अधिकार को राष्ट्रपति जो है निलंबित करता है। ये वर्ड याद रखना है कि निलंबित कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। परंतु अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर 20 और 21 जो है किसी भी हालत में हमसे हक नहीं छीना जाता है, केवल बाकी सारे जो मौलिक अधिकार है वो हमसे छीन लिए जाते हैं। और फंडामेंटल राइट की प्रकृति कैसी है, तो यह सीमित है। ये तीनों पॉइंट इसकी विशेषता है कि प्रकृति कैसी है, अस्थायी है और यह सीमित है। अब देखते हैं मूल अधिकारों की विशेषताएं। जैसे कुछ मूल अधिकार सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, ऐसे कुछ मेन मूल अधिकार है जो सिर्फ इंडियन को प्राप्त है। ये क्वेश्चन इस टाइप के कई क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 20, 19, 29 और 30, ये जो 5 आर्टिकल हैं ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं, केवल भारतीयों को प्राप्त है। जैसे आर्टिकल 15 में है राज्य लिंग, धर्म, उपासना, मूल वंश, जाति या फिर वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 कहता है कि रोजगार में समान अवसर देंगे,
रोजगार में राज्य का दायित्व तो होगा कि वह रोजगार में समान अवसर देगा। तो आर्टिकल 16 है, ये भी केवल इंडियन को प्राप्त है। आर्टिकल 19 कहता है कि वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है जो केवल हम भारतीयों को है। आर्टिकल 29 कहता है कि अपने अकॉर्डिंग आप जो है अल्पसंख्यकों की शिक्षा इत्यादि की बात करता है 29 और 30। तो ये आर्टिकल जो है केवल इंडियंस को प्राप्त है, भारतीयों को प्राप्त है। कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। तो जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, इसको छोड़कर बाकी जितने भी आर्टिकल्स हैं वो भारतीयों तथा भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, 21 का 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये सभी क्या है, सभी को प्राप्त है। भारतीय को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो कि राज्य के विरुद्ध है। यदि राज्य ऐसा नहीं करती है तो उनके प्रति कार्यवाही की जा सकती है। जैसे आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 ये मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध है। अब प्रश्न बनता है कि राज्य के विरुद्ध किस प्रकार से है। यदि कोई राज्य, मान लीजिए आर्टिकल 16 की ही हम बात करें, तो अगर कोई राज्य ये चाहे कि वो अपने गवर्नमेंट जॉब में केवल लड़कों को, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि लिंग के आधार पे केवल लड़कों की सिलेक्शन के लिए करता है कि हम ये भर्ती निकाल लें जिसमें ओनली बॉयज़ रहेंगे, तो ये गलत है। उस पर जो है रोक लगाई जाएंगी। तो ये राज्य के विरुद्ध है। आप जो है लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, मूलवंश के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर कोई राज्य ऐसा करता है तो उसके प्रति कार्रवाई की जाएगी। तो ये दोनों आर्टिकल्स जो हैं वो राज्य के विरुद्ध हैं। अब कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो राज्य व निजी व्यक्तियों के खिलाफ हैं। आर्टिकल 19, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 ये जो तीनों आर्टिकल्स हैं वो राज्य और निजी व्यक्ति यदि इसका पालन, जैसे कोई व्यक्ति है या फिर राज्य सरकार है, अगर इसका पालन नहीं करती है तो उसके प्रति कार्रवाई की जाएगी। जैसे मान लीजिए हम अस्पृश्यता का अंत पढ़ते हैं आर्टिकल 17 में। यदि हम किसी को छुआछूत इत्यादि करने की कोशिश करेंगे तो हम निजी व्यक्ति कहलाएंगे, तो वो हमारे ऊपर केस हो सकता है। यदि कोई राज्य छुआछूत पे विश्वास करता है, वो उसको करने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आर्टिकल 23, 24 जानते हैं बेगारी है। 23 अनुच्छेद 23 में बेगारी है। अनुच्छेद 24 में बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं लगाना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, चाहे राज्य हो चाहे कोई व्यक्ति हो। कुछ मौलिक अधिकार में दंड का प्रावधान है। जैसे आर्टिकल 17 और आर्टिकल 24 में अगर आप छुआछूत करते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा सरकार के द्वारा। यदि आप बच्चों को कारखानों में भेजते हैं तो हमने देखा यहाँ पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आपको दंड भी दिया जाएगा। आर्टिकल 24 में ये बात कही गई है। अब पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल 12 में है, अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा। अभी तक हम देखते आए हैं कि आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि आखिर में राज्य होता क्या है। राज्य, क्योंकि हम सुनते आए हैं कि ये राज्य है, राज्य बस पढ़ लेते हैं कि राज्य की परिभाषा ऐसे ही होती है। तो यहाँ पर बतलाया गया है, कमेटी के द्वारा बतलाया गया है कि राज्य आखिर होता क्या है। अगर हमें कोई दिक्कत होगी तो हम राज्य में ढूंढेंगे किसको। तो कहा गया कि संसद एवं संघ सरकार, राज्य विधानमंडल एवं राज्य सरकार, कोई भी स्थानीय प्राधिकारी जैसे पंचायत, नगर पालिका, जिला बोर्ड एवं अन्य प्राधिकारी, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके पास कोई प्रशासनिक शक्ति हो, वे सभी क्या है, वे सभी राज्य हैं। तो अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो फिर आप यही राज्य हैं। राज्य का डेफिनेशन यही है कि यही है आपके राज्य। संसद, संघ सरकार, राज्य विधानमंडल, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, पंचायत, नगर पालिका, जिला बोर्ड, अन्य प्राधिकारी इत्यादि, ये सभी क्या है, राज्य हैं। ये आर्टिकल किस में है, 12 आर्टिकल 12 में है। आगे चलेंगे अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में है, 13 क्लास 1 में संविधान निर्माण के पहले की विधियों से संरक्षण। संविधान निर्माण के पहले की विधियों से हमें संरक्षण प्राप्त है। इसे हम कहते हैं ग्रहण का सिद्धांत। अगर पूछे कि ग्रहण का सिद्धांत कौन से अनुच्छेद को कहते हैं तो अनुच्छेद 13 को कहते हैं। इसी को कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत।
आच्छादन का सिद्धांत किसे कहते हैं? अनुच्छेद 13 को कहते हैं। मूल अधिकार का प्रहरी किसे कहते हैं? ये भी अनुच्छेद 13 को ही कहा जाता है। तो ये तीनों पॉइंट्स याद रखनी है। आर्टिकल 13(2) में है कि संविधान निर्माण बनने के बाद संसद या राज्य विधानमंडल ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो मूल अधिकार के असंगत हो। ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जो मूल अधिकार के असंगत हो। कानून बना सकती है लेकिन उस सीमा तक जब तक आपके मूल अधिकार उससे डिस्टर्ब ना हो तब तक बना सकती है। लेकिन जैसे ही लगेगा कि यह मूल अधिकार से अलग है, मूल अधिकार को हानि पहुंचाएगा, तो वहां पर संसद या फिर राज्य विधानमंडल ऐसी कोई कानून नहीं बनाएगी। आर्टिकल 13(3) में कहा गया है कि संसद, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सभी क्या हैं? ये सभी विधि हैं। तो ये था आपका अनुच्छेद 13। आगे चलेंगे अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में 2 क्लॉज हैं। पहला, विधि के समक्ष समानता। 14(1) में कहा गया विधि के समक्ष समानता। यूपी टेट में प्रश्न बना हुआ था कि विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? यह जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है विधि के समक्ष समानता। और इसकी प्रकृति कैसी है? तो विधि के समक्ष जो समानता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है उसकी प्रकृति निगेटिव है, नकारात्मक है। प्रोफेसर डायसी का सिद्धांत था रूल ऑफ लॉ। प्रश्न बने कि प्रोफेसर डायसी ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो रूल ऑफ लॉ दिया था, जिसे हम कहते हैं विधि का शासन। अनुच्छेद 14(2) में है विधियों के समान संरक्षण, और विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह एक सकारात्मक अवधारणा है। आगे चलेंगे अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्लॉज 1 में है रोजगार के समान अवसर। रोजगार के समान अवसर देगी। अनुच्छेद 16(2) में है कि 7 आधार पर सरकारी नौकरी में राज्य भेदभाव नहीं करेगा। 16(3) में कहा गया कि भले ही इन 7 आधार पर सरकार भेदभाव नहीं करेगी, परंतु यदि संसद कुछ ऐसे केस में चाहे तो आरक्षण दे सकती है। इसी वजह से पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण किया गया। तो अनुच्छेद 16(3) में ये बात कही गई। 16(4) में कहा गया कि जिन सरकारी नौकरी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है उनको भी क्या देंगे? आरक्षण देंगे। जैसे मान लीजिए कहीं पर जनरल ही सिर्फ भरे पड़े हैं, उसमें एसटी, एसटी या फिर ओबीसी का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो हम वहाँ पे उनको क्या देंगे? आरक्षण देंगे, उनकी सीट को रिजर्व करेंगे। 16(5) में कहा गया कुछ धार्मिक संस्थानों में कुछ पदों पर विशेष आरक्षण हो सकता है। जैसे कोई भी विशेष धर्म हो, वहाँ पर वो अपने हिसाब से आरक्षण के तौर पे चीज़ों को रख सकते हैं। जैसे कोई मंदिर है, धार्मिक स्थान है, तो वहाँ पर वो पंडित रख सकते हैं। कोई मदरसा चल रही है, स्कूल है, कोई मदरसा चल रही है, तो अपने धर्म के अनुसार वो मौलवी को हायर कर सकते हैं, रख सकते हैं। 16(6) में कहा गया सामान्य वर्ग में ईडब्ल्यूएस वालों को 10% आरक्षण मिलेगा। जो सामान्य वर्ग में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वाले होंगे उनको 10% आरक्षण मिलेगा। और यह कहा गया 103वां संविधान संशोधन जो 2014 में हुआ था उसके द्वारा जोड़ा गया, और इसको जोड़ करके 16(6) में रखा गया। आती है बात पिछड़ा वर्ग आयोग की। हमने देखा पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए आरक्षण की बात 16(3) में की गई थी, आर्टिकल 16 क्लॉज 3 में। तो क्या है यह पिछड़ा वर्ग आयोग? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1953 में हुआ था और यह काका लेकर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1979 में होता है और वीपी मंडल इसके जो है अध्यक्ष रहते हैं। फाइनली इसका जो रिजल्ट आता है कि 1990 से आपके ओबीसी को 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो ओबीसी को आरक्षण कब से प्राप्त हुआ? 1990 से। लेकिन हमने कौन से आयोग के द्वारा प्राप्त हुआ? तो 1979 के वीपी मंडल के अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा ओबीसी को 27% आरक्षण मिला। आपने सुना होगा कि किसी भी नौकरी में 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। आरक्षण की सीमा को 50% रखा गया है। तो यह किस केस के द्वारा रखा गया है? तो ये भी प्रश्न बन सकता है। इंदिरा साहनी केस 1992 में आया था और इसके आधार पर आरक्षण का आधार जाति को बनाया गया था। साथ ही यह बात कही गई थी कि आरक्षण की जो सीमा है वो 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
और आरक्षण को प्रोन्नति नहीं होगा। जो लोग आरक्षण प्राप्त करके अपने पद पे आए हुए हैं उनकी प्रोन्नति नहीं होगा। यह बात कही थी इंदिरा साहनी केस 1992 में। आरक्षण समानता का विरोधी नहीं है। इन्होंने साफ कहा कि आरक्षण क्या है, समानता का विरोधी नहीं है, क्योंकि हमने 14 से 18 के बीच में यही पढ़ा था अनुच्छेद कि हम क्या करेंगे, सभी को समान अवसर, समानता की बात करेंगे। लेकिन जो आरक्षण है इसको समानता की कोटि में नहीं रखा गया है। इस वजह से अलग अलग वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लेकिन इन्होंने कहा कि आरक्षण प्रोन्नति नहीं है। फिर आगे चल के संशोधन करके ST SC को आरक्षण में प्रोन्नति का प्रावधान दिया गया और इसको आर्टिकल 16(4) के क्लॉज 1A में रखा गया है। आगे चलेंगे अनुच्छेद 18। देखिएगा, अनुच्छेद 14 हमने देखा, अनुच्छेद 15 देखा, अनुच्छेद 16 पढ़ा, अनुच्छेद 17 रह गया है। तो अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत। तो इसका अंत है अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता के अंत के लिए अस्पृश्यता जो अनुच्छेद 17 है इसको प्रभावी बनाने के लिए एक अधिनियम आया जिसका नाम है अस्पृश्यता अधिनियम। अस्पृश्यता अधिनियम 1955। यह अधिनियम 1955 में आया। यदि कोई अस्पृश्यता के अंत को फॉलो नहीं करता है तो उसके प्रति कार्यवाही की जा सकती है। तो यह कब अधिनियम आया और यह किसको प्रभावी बनाता है? अनुच्छेद 17 को प्रभावी बनाता है। यह आया था 1955 में। अब चलेंगे अनुच्छेद 18 में। देखिए, अनुच्छेद 18 के क्लॉज 1, क्लॉज 2, 18(2), 18(3) में कुछ अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। वैसे तो हम पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है, लेकिन इसके अंदर भी अलग अलग क्लॉज हैं। जैसे आर्टिकल 18(1) कहता है कि राज्य उपाधि नहीं देगा। राज्य क्या नहीं करेगा? राज्य उपाधि नहीं देगा, परंतु सेना व शिक्षा को उपाधि मिल सकता है। तो यहाँ पे प्रश्न बनता है, आपने कह दिया कि अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत है, तो कोई पूछ सकता है कि क्या सेना व शिक्षा को उपाधि धारण करने का अधिकार है? तो जी हाँ, सेना व शिक्षा को उपाधि मिल सकती है। यही बात कहती है आर्टिकल 18(1), जब सेना और शिक्षा को उपाधि दी जा सकती है। आर्टिकल 18(2) कहता है कि भारतीय व्यक्ति को विदेशी राज्य द्वारा उपाधि नहीं मिल सकती है। जैसे हमारे यहाँ कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है तो विदेशी अगर चाहे तो उसको कोई उपाधि देने की कोशिश करे तो वो नहीं कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 18(2) के तहत। अनुच्छेद 18(3) के तहत राष्ट्रपति के अनुमति के बगैर कोई भी विदेशी राज्य उपाधि नहीं दे सकता है। जैसे मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति भारत में काम कर रहा है और वह उसे उपाधि देना चाहे तो बिना राष्ट्रपति के अनुमति के वह कोई उपाधि नहीं दे सकता है। कोई भी विदेशी व्यक्ति, मान लीजिए ये ब्रिटेन का है और यहाँ का कोई व्यक्ति हमारे यहाँ कुछ भी काम कर रहा है तो और ब्रिटेन वाले उससे बहुत प्रसन्न हो गए हैं कि वो बहुत अच्छा वहाँ पे काम कर रहा है, इसको हमें कोई उपाधि देनी चाहिए। तो यह उपाधि तब तक नहीं दे सकता है जब तक भारत का राष्ट्रपति अनुमति न दे। अनुमति देगा तभी यह उपाधि दे सकता है, और यह भी व्यक्ति कैसा होगा? विदेशी ही होगा। यह भी व्यक्ति विदेशी होगा, तो बिना अनुमति के नहीं दे सकता है। यह कहा गया है आर्टिकल 18(3) में। 1977 में जनता पार्टी के मोरारजी देसाई ने भारत रत्न देना बंद किया। प्रश्न बनता है कि भारत रत्न कब कब नहीं दिया गया था? तो जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार मोरारजी देसाई का शासन था तो उस समय 1977, 1978, 1979, 1980 मतलब 77 से लेकर के 80 तक भारत रत्न नहीं दिया गया था। पुनः जब 1980 में कांग्रेस की सरकार बनती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार बनती है, तब यह भारत रत्न फिर से स्टार्ट कर दिया जाता है। लेकिन बीच में 1977 से 1980 तक भारत रत्न बंद कर दिया गया था देना। कौन बंद किया था? मोरारजी देसाई बंद किए थे। मोरारजी देसाई किस पार्टी से थे? तो जनता पार्टी से थे। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उपाधियों के अंत में हो सकता है प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो हमने क्या देखा? आर्टिकल 18(1) कहता है कि किसी भी राज्य किसी को उपाधि नहीं देगी, लेकिन इसका अपवाद है कि सेना व शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि दी जा सकती है। आर्टिकल 18(2) कहता है कि भारतीय व्यक्ति को विदेशी राज्य द्वारा उपाधि नहीं दी जा सकती है।
आर्टिकल 18(3) कहता है कि यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारत में कार्य कर रहा है तो वही विदेशी आदमी उस विदेशी व्यक्ति को उपाधि नहीं दे सकता है, और यदि वह फिर भी उपाधि देना चाहता है तो भारत के राष्ट्रपति से उसको अनुमति लेनी पड़ेगी। आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या कहता है कि आर्टिकल 19 में वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है। तो मूल संविधान में 7 बोलने की स्वतंत्रता थी, लेकिन वर्तमान में 6 स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रेस की स्वतंत्रता को 1985 में शामिल किया गया था। 1985 के पहले प्रेस की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं था। तो कितने हैं वो? इस समय वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता टोटल 7 है, यानी कि बोलने की आज़ादी 7 थी। वर्तमान में मूल संविधान में 7 थी, वर्तमान में 6 है। प्रेस की स्वतंत्रता को 1985 में शामिल किया गया था। इसकी विशेषता क्या है? तो भारतीय नागरिकों को केवल प्राप्त है। अभी हमने ऊपर भी देखा था कि आर्टिकल 19 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो प्रश्न बने कि आर्टिकल 19 की कोई एक विशेषता बतलाइए, तो आप सीधे कह सकते हैं कि आर्टिकल 19 केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशी व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। आगे चलेंगे। इंडिया एक्सप्रेस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में यह कहा गया कि प्रेस स्वतंत्रता भी शामिल हो। तो 1985 में प्रेस की स्वतंत्रता को भी शामिल किया गया। ये तो हमने पढ़ा। किस केस के द्वारा शामिल किया गया? तो इंडिया एक्सप्रेस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, और उस केस के द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि प्रेस की स्वतंत्रता को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में शामिल किया जाए, और यह शामिल होता है 1985 में। अनुच्छेद 19 में संशोधन हुआ था, और अनुच्छेद 19 में संशोधन किया गया। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को पहले अनुच्छेद 19 व क्लॉज 1 के F में रखा गया था, फिर इसको हटा दिया गया। तो हम क्या देखें? संपत्ति के अधिकार को पहले आर्टिकल 31 से हटा करके रखा गया। कहाँ? 19 क्लॉज 1 F में रखा गया। उसके बाद फिर इसको हटा करके 300 क में रखा गया। तो 300 क में रखने के पहले यह किस आर्टिकल में था? तो 19 फर्स्ट F में था, लेकिन इसको वहाँ से भी हटा करके 300 क में भेज दिया गया। तो ये भी किससे रिलेटेड है? 44वें संविधान संशोधन से ही रिलेटेड है। थोड़े टाइम के लिए यहाँ आया, लेकिन लोगों को लगा कि यहाँ पे नहीं रखना चाहिए, तो फिर यहाँ से वो हटा दिया गया। 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ था, और इसके द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना करना फंडामेंटल राइट बनाया गया। तो सहकारी समितियों की स्थापना करना क्या है? फंडामेंटल राइट इसको बनाया गया, और यह 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा किया गया। अब देखते हैं कि वो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है कौन? 6 प्रकार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कौन? जो मूल संविधान में 7 थी, वर्तमान में 6 है। आखिर वो 6 है कौन? तो बोलने का अधिकार की स्वतंत्रता, हथियार रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता हमें मिली है। हम खुल के बोल सकते हैं, हथियार रहित सम्मेलन कर सकते हैं। समूह या संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के भीतर कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता हमें आज़ादी है। भारत के भीतर कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, अपने मर्जी का व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। देखिए, अपने मर्जी का व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता हमें दी गई है। भारत के भीतर कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, हथियार रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता और बोलने की स्वतंत्रता, यही 6 शामिल किया गया है। लेकिन इन सभी स्वतंत्रता में राज्य सीमाएं लगा सकता है। कंडीशन क्या है? अभी हमने देखा ना कि फंडामेंटल राइट जो है वो सीमित है। अगर राज्य चाहेगी, अगर सरकार चाहेगी तो वहाँ पे उस पर बाउंडेशन लगा सकती है। तो यही बात यहाँ कहा गया है कि लेकिन इन सभी स्वतंत्रता में राज्य सीमाएं लगा सकती हैं। अभी आपको व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है। अब आप चाहें कि इस व्यवसाय में क्या आप मादक पदार्थों का चुन लीजिए, मान लीजिए उसके लिए तो लाइसेंस भी दिया गया है, तो ये तो है। लेकिन यहाँ पर आप कुछ और सोच लीजिए, तो गलत चीज़ नहीं कर सकते हैं। व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है, लेकिन गलत व्यवसाय अगर आप चुनेंगे, जब लगेगा कि आप अपने मौलिक अधिकार से हटकर वो चीज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके ऊपर क्या करेगी? राज्य सीमाएं लगा सकती हैं। अनुच्छेद 20, अपराध के संबंध में संरक्षण। अपराध के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में है, लेकिन अनुच्छेद 20 के भी 3 क्लॉज हैं। 20(1) कहता है कि किसी भी अपराधी
किसी को अपराधी तब तक नहीं बनाया जा सकता है जब तक उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में न हो, तब तक आप उसको अपराधी नहीं बना सकते हैं। यह कहता है अनुच्छेद 20 क्लॉज 1। अनुच्छेद 20 क्लॉज 2 कहता है किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध का 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा। अर्थात हमारे अपराध के संबंध में जो संरक्षण है इसमें दोहरे दंड का प्रावधान नहीं है। अब दोहरा दंड क्या होता है? मान लीजिए आपने एक खून किया, किसी को आपने मार दिया। जब किसी का मर्डर कर दिया तो आपको एक बार फांसी दे दी गई, फांसी की सज़ा सुना गई। अगर आप एक लोग को मारेंगे तब भी फांसी है, अगर आप 5 लोग को मारेंगे तब भी फांसी है। तो दोहरा दंड का तो प्रावधान है नहीं। ये तो नहीं कहा गया कि आपको फांसी के लिए एक बार मारा था तो एक बार फांसी की सज़ा सुनाई गई, एक बार 2-4 लोग को मार दिया था तो आपको उम्र कैद की सज़ा। तो इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं। एक ही दंड के लिए आप 2 बार सज़ा नहीं दे सकते हैं। हाँ, ये है कि आपने एक बार चोरी किया तो 10 साल की सज़ा कर दिया। अब आपने एक बार मर्डर कर दिया तो फांसी की सज़ा। तो ये अलग अलग है। अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सज़ा दी जा सकती है, परंतु एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती है। यह कहा गया अनुच्छेद 20(2) में। अनुच्छेद 20(3) कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। आप बाध्य नहीं करेंगे कि वह अपराधी अपने विरुद्ध जो है गवाही दे। आता है आगे चलेंगे अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 में थोड़ा ज़्यादा है, इसको हम कल दे पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने क्या पढ़ा? पूरा मौलिक अधिकार पढ़ा, उसके स्रोत पढ़े, उसकी विशेषताएं पढ़े, फिर आर्टिकल 12 पढ़ा, आर्टिकल 13 पढ़ा, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, उसके बाद 18, 19, 20। तो इतने आर्टिकल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जब हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे तो आर्टिकल 21 से लेकर के पूरा 35 तक पूरा कवर करेंगे। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही।